हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज हम लोग यूजीसी नेट का पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपका पीवाईक्यू है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए आइए शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पर आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफलन माइकेल मधुसूदन दत्त के बांग्ला काव्य मेघनाथ वध को माना गया है। उपर्युक्त कथन किस आलोचक का है? तो याद रखिएगा, उपरोक्त कथन जो है वो रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी रामस्वरूप चतुर्वेदी। और देखिए, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं हिंदी नवलेखन, भाषा और संवेदना, गेय और आधुनिक रचना की समस्या, हिंदी साहित्य का अधुनातन प्रवृत्तियां। इसके अलावा रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृतियों में गोस्वामी तुलसीदास, जायसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, रस मीमांसा इत्यादि हैं। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी के आलोचनात्मक क्रियाओं में देखिए क्या क्या है। सुर साहित्य है, हिंदी साहित्य की भूमिका है, कबीर है और कालिदास की लालित्य योजना है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से नुक्कड़ नाटक के विषय में क्या सही नहीं है? तो याद रखिए कि नुक्कड़ नाटक के विषय में क्या सही नहीं है। कला के लिए कला, ऑप्शन नंबर बी, ये चीज सही नहीं है। कला के लिए कला। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में कौन सी बातें सही है? तो देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रहीम दास जी के बारे में क्या कहा था कि संस्कृत, अरबी और फारसी के महत्वपूर्ण विद्वान थे। कौन? रहीम दास जी। ठीक है, और उन्होंने बोला कि उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। और फिर उन्होंने बोला कि उनकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी, रहीम दास जी की। तो इस तरह से ए, सी और डी ये चीज सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि सुजान की उपेक्षा से विराग उत्पन्न होने के बाद रीतिकालीन कवि घनानंद वृंदावन जाकर किस संप्रदाय के वैष्णव हो गए थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निम्बार्क संप्रदाय, ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा कि जो घनानंद है वो रीति मुक्त धारा के श्रृंगारी कवि हैं और ये दिल्ली के मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के मीर मुंशी थे। दिल्ली से निकाले जाने के पश्चात ये वृंदावन आकर निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए थे। याद रखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने घनानंद को साक्षात रस मूर्ति कहा है। क्या कहा है? साक्षात रस मूर्ति। फिर देखिए, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं दी हुई हैं। सबसे पहले लिखा है काव्य प्रकाश। याद रखिए, काव्य प्रकाश जो है वो चिंतामणि की रचना है। मतीराम की रचना है रसराज, देव का रसविलास, भिखारी दास का रस सारांश और रसलीन का है रस प्रबोध। फिर देखिए, सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया, उपर्युक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की है? तो इस चीज को याद रखिएगा, अमीर खुसरो की है। ठीक है, क्या लिखा है? सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन है कि दोनों का हठ था दुर्निवार, दोनों ही थे विश्वासहीन, कामायनी की उपर्युक्त पंक्तियां से क्या आशय है? याद रखिए, इसका आशय है कि देव और दानव दोनों ही हठी और विश्वासहीन हो गए थे, ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले तो ये याद रखिए कि जो कामायनी है वो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है और कामायनी 1935 इसका प्रकाशन वर्ष है और इसमें टोटल 15 सर्ग थे और इसके लिए इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला था कामायनी के लिए। और इसमें 15 सर्ग हैं और 15 सर्ग का जो नाम है वो एक बार देख लीजिए। सबसे पहला सर्ग है चिंता और सबसे आखिरी सर्ग भी पूछा जाता है कौन सा है, तो आनंद। सबसे पहले चिंता, आशा, फिर श्रद्धा, फिर काम, फिर वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंभा हमने देखा देहरी का नासूर। अमीर खुसरो की उपर्युक्त पहेली से क्या अभिप्राय है? तो इस चीज को याद रखिएगा, अमीर खुसरो की उपर्युक्त पहेली से क्या अभिप्राय है बताइए। देखिए, उपर्युक्त पहेली से आशय है कुआं, याद रखिएगा। फिर देखिए, यहाँ लिखा है एक थाल मोतियों से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। इसका मतलब है आकाश। फिर है एक नार के अचरज किया,
सांप मरी पिंजरे में दिया, जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। दीपक, इसका अर्थ होता है दीपक। फिर है अर्थ ते इसका बूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा, इसका अर्थ होता है दर्पण। इनके द्वारा रचित ग्रंथ है खालिक बारी, पहेलियां, मुकरियां, दो सूखने, गजल। फिर अगला क्वेश्चन है आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है? तो आचार्य भरत जो थे उन्होंने काव्य दोषों की संख्या 10 मानी है। कितने काव्य दोष माने हैं? 10 काव्य दोष माने हैं। सबसे पहले गुणार्थ, फिर अर्थांतर, फिर अर्थहीन, फिर भिन्नार्थ, उसके पश्चात एकार्थ, अभिलुप्तार्थ, न्यायशेत, विषय, विसंधि, शब्दच्युति। मम्मट ने 3 प्रकार के काव्य दोष माने हैं, शब्दकोश, अर्थदोष और रसदोष। भामह ने 3 प्रकार के काव्य दोष माने हैं, सामान्य दोष, वाणी दोष, अन्य दोष। याद रखिएगा। भरत मुनि ने कितने प्रकार के दोष माने हैं? तो भरत मुनि ने 10 प्रकार के दोष माने हैं। मम्मट ने 3 प्रकार के, भामह ने भी 3 प्रकार के। फिर अगला क्वेश्चन है कि जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है? तो याद रखिएगा, जन्म काल में सबसे पहले सूरदास जी का जन्म हुआ था, उसके पश्चात जायसी, उसके बाद तुलसीदास जी, फिर रहीमदास जी। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, सूरदास जी का है 1478, मलिक मोहम्मद जायसी का 1492, गोस्वामी तुलसीदास का 1532 और रहीमदास जी का 1556। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिपकर चलते हो क्यों? हे लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हो क्यों? उपर्युक्त गीत पंक्तियां जयशंकर प्रसाद जी के चंद्रगुप्त मौर्य नाम के एक रचना से संबंधित है। फिर देखिए कि जयशंकर प्रसाद जी के जो विभिन्न काव्य संग्रह हैं उनके नाम क्या क्या हैं। सबसे पहले प्रेम पथिक जो 1909 में लिखा गया, फिर ब्रज भाषा में लिखित इंदु पत्रिका में प्रकाशित, उसके पश्चात चित्राधार, फिर झरना। झरना छायावाद का प्रथम काव्य माना जाता है, याद रखिएगा। जो झरना है 1918 में लिखा गया है, उसे छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह माना जाता है। फिर है कानन कुसुम, कानन कुसुम 1910 में, और ये खड़ी बोली की कविताओं का संग्रह है कानन कुसुम, जयशंकर प्रसाद जी की है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद देखिए, और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रेम पथिक जो है वो कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो याद रखिएगा, प्रेम पथिक जो है उसकी भाषा ब्रज भाषा है और ये इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद देखिए आंसू, आंसू एक गीति काव्य है। महाराणा का महत्व, महाराणा का महत्व भी इंदु में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। लहर, लहर जो है वो मुक्तक रचनाओं का संग्रह है। कामायनी जो है वो महाकाव्य है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, उपन्यास और उसका समय। देखिए अनामदास का पोथा, अनामदास का पोथा जो है औपनिषदिक काल से संबंधित है। अनामदास का पोथा जो है औपनिषदिक काल से संबंधित है। फिर है पुनर्नवा, पुनर्नवा जो है वो 4वीं शताब्दी से संबंधित है। फिर उसके बाद है बाण भट्ट की आत्मकथा, बाण भट्ट की आत्मकथा जो है वो 6वीं 7वीं शताब्दी से संबंधित है। चारुचंद्र लेख, चारुचंद्र लेख जो है वो 12वीं 13वीं शताब्दी से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती है। रामचंद्र शुक्ल का उपर्युक्त कथन हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण में है? तो प्रकरण 4 में है, इस चीज को याद रखिएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से कवि उत्तर छायावाद से संबंधित है? तो याद रखिएगा, रामेश्वर शुक्ल अंचल जो है वो उत्तर छायावाद से संबंधित है। उसके अतिरिक्त बालकृष्ण शर्मा नवीन जो है वो भी उत्तर छायावाद से संबंधित है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि अगर प्रेम खुखार शेर है तो मैं उससे दूर ही रहूंगी, मैंने तो उसे गाय ही समझ रखा था, मैं प्रेम को संदेह के ऊपर समझती हूँ, यह देह की वस्तु नहीं आत्मा की वस्तु है, संदेह का जरा भी स्थान नहीं, और हिंसा तो संदेह का ही परिणाम है, वह संपूर्ण आत्मसमर्पण है। यह पंक्तियां गोदान उपन्यास में किस पात्र के द्वारा कही गई है? तो उसका करेक्ट आंसर होगा मालती, ऑप्शन नंबर डी मालती। फिर अगला है कि सखी नील नभसर से उतरा
यह हंस आहा, तीरता तीरता अब तारक मौक्तिक शेष नहीं निकला, जिनको चरता चरता। उपर्युक्त पंक्तियों में हंस किस अलंकार से संबंधित है? तो हंस में रूपका तिशयोक्ति अलंकार है, ठीक है, याद रखिएगा। और रूपका तिशयोक्ति अलंकार कहाँ होता है? तो याद रखिए, जहाँ केवल उपमान के वर्णन से उपमेय का बोध कराया जाए, वह रूपकातिशयोक्ति अलंकार होता है, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर देखिए, हम लोग फाइनल रिवीजन कर रहे हैं, तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं कि काव्य रचनाएं, प्रकाशन काल और कवि के नाम दिया हुआ है। सबसे पहले देखिए, जूही की कली। याद रखिए, जूही की कली का प्रकाशन वर्ष है 1916 और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो है वो इसके कवि हैं। फिर अब भारत भारती 1912 इसका प्रकाशन काल है और मैथिली शरण गुप्त जी जो है इसके कवि हैं। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है, 1914 में इसका है। और उसके बाद देखिए, प्रथम रश्मि 1919 है, सुमित्रा नंदन पंत जी का। यदि इसे क्रम से सजाया जाए तो सबसे पहले देखिए भारत भारती आएगा, उसके पश्चात प्रिय प्रवास, फिर जूही की कली, उसके पश्चात आएगा प्रथम रश्मि। फिर देखिए, निम्नलिखित जीवन प्रकृतियों में कौन सी कृति रोमारोला की है? तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष, ये रोमारोला की है, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। बाकी के जो है, बापू की झांकियां काका कालेलकर, बापू घनश्याम दास बिरला का है। और अकाल पुरुष गांधी जो है जैनेन्द्र द्वारा रचित है, अकाल पुरुष गांधी। फिर अगला क्वेश्चन है कि यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। बिहारी के संबंध में उपर्युक्त कथन किस आलोचक का है? तो याद रखिएगा, कौन से आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल का है, ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र शुक्ल। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में है? तो इस चीज को याद रखिएगा, कौन सी भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची में है? तो इस चीज को याद रखिएगा, नेपाली। नेपाली जो है वो 8वीं अनुसूची में शामिल है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि कॉलरिज की काव्य संबंधी धारणा का प्रमुख आधार क्या है? तो याद रखिएगा, जैववादी सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी जैववादी सिद्धांत। और याद रखिएगा कि जो कॉलरिज हैं वो 1772 ईस्वी के कवि माने जाते हैं और उनकी जो काव्य संबंधी धारणा है वो जैववादी सिद्धांत पर आधारित है। और कॉलरिज का जो प्रमुख ग्रंथ है वो है द फ्रेंड, एड्स टू रिफ्लेक्शन। फिर है चर्च एंड स्टेट, उसके बाद है कन्फेशन ऑफ एन इंक्वायरी स्पिरिटा 1840 में, ठीक है। ये हमको एकदम रटा हुआ होना चाहिए। देखिए, कौन कौन से वाद से कौन कौन से प्रवर्तक जुड़े हुए हैं वो देखिए। सबसे पहले स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं वर्ड्सवर्थ। यथार्थवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं कार्वे। संरचनावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं प्रोफेसर फर्डिनांड डी सस्योर। उसके बाद प्रतीकवाद के बादलेयर। उसके बाद है बिंबवाद के टी इम हाम। अजनबीपन के स्केलोवस्को। उसके बाद है विखंडनवाद के हैं ज्योक देरिडा। फिर है यह मेरे जीवन का केवल अर्ध सत्य है, मैंने केवल बहिरंग जीवन का ही विवरण देखा है। जहां तक अंतरंग जीवन का प्रश्न है वह नितांत मेरा अपना है, आपको उसका सहभागी बनाने की उदारता मुझ में नहीं है। उपर्युक्त वक्तव्य किस आत्मकथाकार का है? तो याद रखिएगा, यह डॉक्टर नगेंद्र का है, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर नगेंद्र। यह जो पंक्ति है वो उनकी आत्मकथा अर्धकथा से ली गई है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1988 है। जबकि रामविलास शर्मा की आत्मकथा है मुंडेर पर सूरज, जिसका प्रथम भाग है ना, मुंडेर पर सूरज। सबसे पहले तो रामविलास शर्मा की जो आत्मकथा है वो 3 भागों में है। प्रथम भाग है मुंडेर पर सूरज, दूसरा भाग है देर सबेर, तीसरा भाग है आपस की बातें। शिव पूजन सहाय की आत्मकथा है मेरा जीवन। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा भी 3 भागों में है। क्या भूलूं क्या याद करूं, इनका पहला भाग है। नीड़ का निर्माण फिर द्वितीय भाग है। बसेरे से दूर तृतीय भाग है। और
दश द्वार से सोपान तक चतुर्थ भाग है। मतलब इनका ये 4 भागों में है, हरिवंश राय बच्चन का। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस उपन्यास में राम और काम का द्वंद्व चित्रित हुआ है? तो याद रखिएगा कि मानस का हंस में राम और काम का द्वंद्व चित्रित हुआ है। मानस का हंस उपन्यास में राम और काम का द्वंद्व चित्रित हुआ है। यह अमृतलाल नागर का उपन्यास है, इस चीज को याद रखिएगा। और उनके अन्य उपन्यासों को एक बार पढ़ लेते हैं। महाकाल भी उनका उपन्यास है, 1947 प्रकाशन वर्ष। सेंट बाकेलाल, बूंद और समुद्र, शतरंज के मोहरे, सुहाग के नुपुर, अमृत और विष, सात घूंघट वाला, एकदा नैमिषारण्य, और फिर उसके बाद है मानस का हंस, नाच्यो बहुत गोपाल, और बिखरे तिनके, खंजन नयन, अग्निगर्भा। ये सारे अमृतलाल नागर जी के उपन्यास हैं। फिर देखिए राम की शक्ति पूजा की रचना कब हुई थी? तो इस चीज को भली बात याद कर लीजिए कि जो राम की शक्ति पूजा है उसका प्रकाशन वर्ष 1936 है। और राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है, इस चीज को याद रखिएगा। और इनका जो जन्म है, एक बार ये एग्जाम में पूछा गया था, कहाँ हुआ है? मेदिनीपुर में, ठीक है, इस चीज को भी याद रखिएगा। और निराला की जो कृति है सरोज स्मृति, उसको हिंदी का सर्वश्रेष्ठ और प्रथम शोक गीत माना जाता है। और निराला की जो प्रथम काव्य संग्रह है वो अनामिका है, उसको भी याद रखिएगा, अनामिका। 1923 इसका प्रकाशन वर्ष है अनामिका का। फिर परिमल का 1930, गीतिका 1936, तुलसीदास 1938, कुकुरमुत्ता 1942, अड़ीमा 1943, बेला 1946, इस चीज को याद रखिए। लाला श्रीनिवास दास के निम्नलिखित में से किन किन विधाओं में लिखा गया है? तो याद रखिए लाला श्रीनिवास दास ने निम्नलिखित में से किन किन विधाओं में लिखा है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, ए नाटक और बी उपन्यास, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। और याद रखिए लाला श्रीनिवास दास का एक फेमस उपन्यास है परीक्षा गुरु, जो कि 1882 में लिखा गया है, काफी पूछा जाता है ये, ठीक है, तो इस चीज को बहुत अच्छे से याद रख लीजिएगा। और शुक्ल जी ने परीक्षा गुरु को ही हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास भी माना है। तीसरी कसम कहानी में गाड़ीवान ने कौन सा सामान न लादने की कसम नहीं खाई? तो याद रखिएगा उन्होंने दुल्हन की डोली ये न लादने की कसम नहीं खाई थी, ऑप्शन नंबर बी। और याद रखिए तीसरी कसम जो उपन्यास है वो फणीश्वरनाथ रेणु जी का उपन्यास है ना, तीसरी कसम। और इस कहानी प्रसिद्ध कहानी है। और याद रखिए इसमें मारे गए गुफलाम पर आधारित है ये, ठीक है, मारे गए गुलफाम पर। और याद रखिए गाड़ीवान ने दुल्हन की डोली को न लादने जैसी कोई कसम नहीं खाई थी। अन्य सामान जैसे कि कंपनी की औरत, चोर बाजारी का सामान, बांस न लादने की कसम खाई थी। और फणीश्वरनाथ रेणु जी की जो तीसरी कसम कहानी है उसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो अन्य कहानियां भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं, जैसे कि ठुमरी, आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर, एक श्रावणी दोपहर की धूप, अच्छे आदमी, ये सारा, ठीक है। फिर है गैंग्रीन कहानी की मालती बचपन में कैसी लड़की थी? तो याद रखिए कैसी लड़की थी? उद्यत और चंचल लड़की थी, और फिर चोरी से क्लास से भागने वाली लड़की भी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों होगा। इस तरह से अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। एक चीज याद रखिएगा कि जो गैंग्रीन है उस कहानी की जो पात्रा है वो मालती है, और गैंग्रीन कहानी जो है वो अज्ञेय की कहानी है। और गैंग्रीन का प्रकाशन वर्ष भी एक बार देख लीजिएगा, उसका प्रकाशन वर्ष है 1897। उसके अतिरिक्त विपथगा जो है वो भी अज्ञेय की ही कहानी है। फिर परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप, अमर वल्लरी, ये सभी क्या है? अज्ञेय की कहानी है। मन्नू भंडारी अपनी आत्मकथा में आपका बंटी उपन्यास की विभिन्न समीक्षाओं में किस पक्ष को उपेक्षित मानती है? तो याद रखिए मुख्य स्त्री पात्र स्त्रीत्व की, ऑप्शन नंबर डी। फिर एक क्वेश्चन याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, पूछा जा सकता है कि मनु भंडारी जी का वह कौन सा उपन्यास है जिसे उन्होंने राजेंद्र यादव के साथ लिखा था? तो इस चीज को याद रखिए, उनके उपन्यास का नाम क्या है? एक इंच मुस्कान, जो कि 1963 में प्रकाशित हुआ था। यह उन्होंने राजेंद्र यादव के साथ लिखा था। इस तरह से यदि देखा जाए तो ऑप्शन नंबर, मतलब सॉरी, इस तरह से देखा जाए तो
ये इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए इन्होंने आपका बंटी उपन्यास भी लिखा है, महाभोज भी लिखा है, कलवा भी लिखा है, स्वामी भी लिखा है, ठीक है। और हिंदी की प्रथम महिला उपन्यासकार साध्वी सती प्राण अबला को माना जाता है। इन्होंने सन 1890 में सुहासिनी नामक उपन्यास लिखा था। ये हिंदी की प्रथम महिला उपन्यासकार है, साध्वी सती प्राण अबला। इसके अतिरिक्त नई कविता के प्रथम अंक में निराला की किस कविता का अनेक कवियों द्वारा सामूहिक रूपांतरण प्रकाशित हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जूही की कली, ऑप्शन नंबर डी, जूही की कली। शुक्ल जी ने न तो भारत के रूढ़िवाद को स्वीकार किया, न पश्चिमी व्यक्तिवाद को। उपर्युक्त कथन किस लेखक का है? तो इस चीज को याद रखिएगा, उपर्युक्त कथन कौन से लेखक का है? रामविलास शर्मा का, इस चीज को याद रखिएगा। और रामविलास शर्मा के प्रमुख ग्रंथ हैं प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, गोस्वामी तुलसीदास, मध्यकालीन भारत, निराला, साहित्य और संस्कृति, फिर है भारत की समस्या, प्रगति परंपरा। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? सबसे पहले नाट्य शास्त्र, फिर काव्यालंकार, ध्वन्यालोक, फिर है साहित्य दर्पण। देखिए नाट्य शास्त्र के रचनाकार हैं आचार्य भरत मुनि, काव्यालंकार के आचार्य भामह, ध्वन्यालोक का आचार्य आनंदवर्धन, साहित्य दर्पण का है विश्वनाथ। फिर देखिए इस समय तो भारतीय पुरुष जैसे अपने मनोरंजन के लिए रंग बिरंगे पक्षी पाल लेता है, उपयोग के लिए गाय और घोड़ा पाल लेता है, उसी प्रकार वह एक स्त्री को पालता है तथा पालित पशु पक्षियों के समान ही वह उसके शरीर और मन पर अधिकार समझता है। उपर्युक्त कथन किसका है? तो उपर्युक्त कथन जो है महादेवी वर्मा जी का है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं केशव दास की है? तो इस चीज को याद रखिएगा, केशव दास की रचना है रसिक प्रिया और विज्ञान गीता, ए और सी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और केशव दास जी की अन्य रचनाओं को एक बार देख लीजिए, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रतन बावनी, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, वीर सिंह देवचरित। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने केशव दास जी के बारे में क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि प्रबंध रचना के योग्य न तो केशव में शक्ति थी और न अनुभूति। उन्होंने कहा कि केशव केवल उक्ति वैचित्र्य और शब्द क्रीड़ा के कवि थे, ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। नामवर सिंह जो थे उन्होंने संस्कृति और सौंदर्य निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अशोक के फूल की रचना का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे माना है? तो नामवर सिंह ने इसका उद्देश्य माना था कि आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट, ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए नामवर सिंह के प्रमुख निबंध कौन कौन से हैं? तो बकलम खुद है, वाद विवाद संवाद है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख निबंध कौन कौन से हैं? तो याद रखिए अशोक का फूल जिसका प्रकाशन वर्ष 1948 है, फिर है कल्पलता 1951, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कूटज, साहित्य सहचर, आलोक पर्व, शिरीष के फूल, भारतीय संस्कृति की देन, काव्य कला, कविता का भविष्य, नई समस्याएं, आम फिर बौरा गए, बसंत आ गया, अवतारवाद, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो इस चीज को याद रखिएगा, केशव दास, बिहारी, मतीराम, घनानंद, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार इसका जन्म काल देख लेते हैं सारे लोगों का। सबसे पहले केशव दास जी हैं, केशव दास जी का जो जन्म काल है वो 1555 ईस्वी है, बिहारी का 1595 है, मतीराम का 1604 है, घनानंद का 1673 है। फिर देखिए यशपाल के उपन्यास झूठा सच में दौलत राम आजाद किस राजनीतिक संप्रदाय का सदस्य था? तो याद रखिए कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए सबसे पहले तो जो यशपाल थे, यशपाल वो मार्क्सवादी विचारधारा के उपन्यासकार थे, यानी कि प्रगतिवादी उपन्यासकार। देखिए इस चीज को याद रखिएगा कि यशपाल के प्रमुख उपन्यासों में दादा कॉमरेड, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कॉमरेड, मनुष्य के रूप, अमिता, झूठा सच, 12 घंटे, अप्सरा का श्राप, मेरी तेरी उसकी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारे जो है वो यशपाल के उपन्यास हैं।
रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद के मूल अर्थ में किस छायावादी कवि को सर्वाधिक प्रमुख माना है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा। रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद के मूल अर्थ में महादेवी वर्मा को छायावादी कवियों में सर्वाधिक प्रमुख माना है। इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। हिंदी में छायावाद के प्रथम प्रयोक्ता जो है वो मुकुटधर पांडे को माना जाता है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है और बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है? लास्ट ईयर सीजी सेट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, मुकुटधर पांडे वाला। देखिए यहाँ पर काव्य पंक्तियाँ दी हुई है और उसके रचनाकारों से मैच करना है। तो सबसे पहले देख लीजिए, मैं बकता नहीं, कविताएं इजाद करता हूँ गाली। ये किसका है? तो ये श्रीकांत वर्मा का है। उसके बाद देखिए, इस वक्त जबकि कान नहीं सुनते हैं कविता पेट से सुनी जाती है, धूमिल। आज फिर शुरू हुआ जीवन, आज मैंने एक छोटी सी सरल सी कविता पढ़ी। ये किसकी है? रघुवीर सहाय की। मैं नया कवि हूँ, इसी से जानता हूँ सत्य की चोट बहुत गहरी होती है। ये है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि हिंदी पर सामासिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के कौन से आर्टिकल में है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी 351। याद रखिए आर्टिकल जो 351 है उसमें हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है और हिंदी पर सामासिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के 351 अनुच्छेद में निर्धारित किया गया है। और अनुच्छेद 343 क्या है बताइए? संघ की राजभाषा हिंदी होगी और देवनागरी लिपि होगी। ये आर्टिकल 343 में बोला गया है। और आर्टिकल 348 में है कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है उसमें प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में बताया गया है आर्टिकल 348 में। गांधीवादी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है? देखिए सबसे पहले इस चीज़ को याद रखिए कि इनमें विचार स्वातंत्र्य का अभाव है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा कि जो गांधीवादी है उसमें विचार स्वतंत्रता का अभाव नहीं है बल्कि विचार की स्वतंत्रता भी है, तो ये गलत कथन हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, बाली का सपूत कपिकुल पुरहुत रघुवीर जू को दूतधारी रूप विकराल को। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां कौन से रचनाकाल की है? रचनाकार की है। तो याद रखिए ये सेनापति की पंक्तियां हैं कि बाली का सपूत कपिकुल पुरहुत रघुवीर जू को दूतधरी रूप विकराल को। कलि कौतुक के रचयिता कौन है? कलि कौतुक के रचयिता है प्रताप नारायण मिश्र। याद रखिएगा कलि कौतुक के रचयिता कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। और कलि कौतुक के अन्य रचनाएं कौन कौन से हैं? प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, तृप्यनताम। उसके बाद है श्रृंगार विलास, हर गंगा। सोचिए तृप्यनताम जिसका नाम इतना टफ है, सोचिए वो रचने में क्या लिखा गया होगा, सोचिए। फिर है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं भक्ति सर्वस्व, प्रेम मलिका, कार्तिक स्नान, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, राग संग्रह, फूलों का गुच्छा, बकरी विलाप, विजयनी विजय, वैजंती, नए जमाने की मुकरी। फिर है बंदर सभा, बसंत होली, विजय वल्लरी, जातीय संगीत। बच्चन सिंह सिहर सा गया, उसके हाथों की अभ्यस्त निठुराई को जैसे किसी मानवीय कोमलता ने धीरे से छू लिया। उपर्युक्त कथन किस कहानी का है? तो याद रखिए राजा निर्बंसिया। राजा निर्बंसिया से ये कथन लिया गया है और राजा निर्बंसिया कमलेश्वर के द्वारा लिखी एक कहानी है। किसके द्वारा? कमलेश्वर के द्वारा लिखी एक कहानी है। फिर आइए देखिए कमलेश्वर की अन्य महत्वपूर्ण कहानियां कौन कौन सी है? तो राजा निर्बंसिया 1957, उसके बाद कस्बे का आदमी, फिर खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, बयान, आजादी मुबारक। भीष्म साहनी के नाटकों की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? तो देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है भारतीय नारी की पीड़ा का प्रभावी प्रस्तुतिकरण और दूसरा है मध्यकालीन धर्मांधता, अनाचार एवं तानाशाही की सामयिक संगति। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रिय प्रवास की निम्नलिखित में से किस विशेषता को उल्लेख नहीं किया है? तो याद रखिए सबसे पहले उन्होंने उल्लेख किसका किसका किया है ये देख लीजिए। सबसे पहले उन्होंने रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रिय प्रवास में उल्लेख किया है उसके लिए कि
अधिकतर पदों में बड़े ढंग से हिंदी अपनी चाल पर चली चलती दिखाई पड़ती है। दूसरा है, यह काव्य अधिकतर भाव व्यंजना और वर्णात्मक है। हिंदी को है, था, किया, दिया ऐसी दो एक क्रियाओं के भीतर ही सिमट कर रह जाना पड़ा है। और इसमें से उल्लेख इन्होंने किस चीज़ का नहीं किया? ऑप्शन नंबर बी, इसकी कथा वस्तु एक अच्छे प्रबंध के लिए पर्याप्त है। इस चीज़ का वर्णन रामचंद्र शुक्ल जी ने नहीं किया है। निम्नलिखित में से क्या तमस उपन्यास में सांप्रदायिक भावना के निर्माण में सहायक नहीं है? बताइए। तो याद रखिए, विभिन्न संप्रदायों का एक स्थान पर वास, ऑप्शन नंबर बी। भीष्म साहनी के प्रमुख उपन्यास देख लीजिए, झरोखे, कड़ियाँ, तमस, बसंती, मायादास की गाड़ी, कुंतो, नीलू नीलिमा, नेलोफर और जय हिंद की सेना, भाग्य रेखा, ये सारा जो है वो भीष्म साहनी का उपन्यास है। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं पुष्पदंत के द्वारा रचित हुई नहीं है? तो जो ये ऑप्शंस है वो रॉन्ग होने की वजह से आयोग ने इस प्रश्न में सबको ऐसे ही मार्क्स दे दिया था। निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव समास में गुम्फित पद वल्लरी क्रियापद के लोप आदि में स्पष्ट झलकता है। लाक्षणिक वैलक्षण्य लाने की प्रवृत्ति इनमें उतनी नहीं पाई जाती जितनी प्रसाद और पंत में। उपर्युक्त कथन किसका है? तो उपर्युक्त कथन जो है वो रामचंद्र शुक्ल जी का है। इस चीज को याद रखिएगा। देखिए, अजर्शन कह रहा है कि कविता केवल वस्तुओं के ही रंग रूप में सौंदर्य की छटा नहीं दिखाती, प्रत्युत कर्म और मनोवृत्ति के सौंदर्य के भी अत्यंत मार्मिक दृश्य को सामने लाती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। तर्क लिखा हुआ है कि वह विकसित कमल के सौंदर्य का जो चित्रण करती है, पर शव नोचते कुत्तों के विभत्स व्यापार की झलक नहीं दिखाती, क्योंकि विभत्स व्यापार का चित्रण शास्त्रानुमोदित नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है, ये चीज गलत है। जो काव्य होता है वो हर चीज को प्रस्तुत करता है, तो इसलिए हमारा ये सही हो जाएगा, लेकिन तर्क हमारा गलत हो जाएगा। फिर देखिए, असर्शन लिखा हुआ है कि बिंबवाद में शब्दों की कम खर्ची, भाषा के समास गुण, कम से कम शब्दों के प्रयोग से अधिकाधिक अर्थ व्यंजना को महत्व दिया गया है। और तर्क है कि बिंबवाद के समर्थकों का मानना था कि विषय का सपाट और प्रत्यक्ष निरूपण किया जाना चाहिए। तो याद रखिएगा, ये हमारा कथन जो है वो गलत है, और ऑप्शन नंबर जो ये है असर्शन, वो हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। फिर देखिए, हमारा जो असर्शन दिया हुआ है कि कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। और तर्क है, केवल मनोरंजन करना कविता का उद्देश्य नहीं है। तो ये बात सही है कि केवल मनोरंजन ही कविता का एकमात्र उद्देश्य नहीं है। तो ये दोनों ही कथन क्या है? सही है। इस तरह से अगर देखा जाए, ऑप्शन नंबर सी, जिसमें बोथ सही है, वो इसका करेक्ट आंसर है। इस स्थापना में देखिए, लिखा है 19वीं शताब्दी का नवजागरण भक्तिकालीन लोक जागरण से भिन्न इस बात में है कि वह उपनिवेशवादी दौर की उपज है। तो ये बात क्या है? बिल्कुल बताइए। तो यह बात बिल्कुल सही है। देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि जब 19वीं शताब्दी का काल आया था तो उस टाइम पे वह इस वजह से भिन्न हो गया था, 19वीं शताब्दी का नवजागरण काल, क्योंकि वह उपनिवेशवादी दौर की उपज था। तो ये बात बिल्कुल सही है। फिर देखिए, तर्क में बोल रहा है कि तर्क है क्योंकि उनकी ऐतिहासिक अंतर्वस्तु एक समान थी। बिल्कुल नहीं, उनकी अंतर्वस्तु भी क्या थी? भिन्न भिन्न थी। इस वजह से इसका जो तर्क हो जाएगा वो रॉन्ग हो जाएगा, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। असर्शन लिखा हुआ है कि कला का आस्वाद युग निरपेक्ष नहीं होता। तो देखिए, कला का जो आस्वाद होता है वो युग निरपेक्ष होता है। तर्क क्या है? शाश्वतता का जो गुण है वो कालजयी कलाकृतियों में सहज अंतर्भूत नहीं होता। तो देखिए, क्या नहीं होता है? होता है। याद रखिएगा, कला का जो आस्वाद है वो युग निरपेक्ष होता है, और शाश्वतता का जो गुण है वो कालजयी कलाकृतियों में सहज अंतर्भूत होता है। इस तरह से यदि देखा जाए तो हमारा ये दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। फिर देखिए, असर्शन है यूरोपीय साहित्य। यूरोपीय साहित्य मीमांसा में कल्पना को बहुत प्रधानता दी गई है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। फिर देखिए, उसका रीजन बता रहा है कि कल्पना काव्य का अनिवार्य साधन है। देखिए, अनिवार्य नहीं है, लेकिन एक साधन मात्र तो है।
ठीक है? मतलब एक साधन है। वन ऑफ क्या बोलते हैं कि बहुत सारे साधनों में से एक साधन। ये है कल्पना काव्य का। तो इस तरह से देखा जाए तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा क्योंकि यहाँ अनिवार्य लिखा है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट क्लास में हम 2019 का पेपर सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए।